गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बहुत टाइम बाद मैं फिर से आपके लिए वो वीडियो की सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। बीच में कुछ काम आ गए थे, कुछ मेरे एग्ज़ाम्स भी थे और आपके एग्ज़ाम्स भी अब पास आ रहे हैं, चाहे वो हाफ ईयरलीज़ हों, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम्स हो। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है और इसलिए मैं फिर से ये सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं वैसे वैसे चैप्टर वाइज आपको एनसीईआरटी बुक समझाती जाऊँगी, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन आपको पूरा समझाऊँगी, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं आए और किसी कंसेप्ट में आपको कोई दिक्कत ना हो और हर कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि इकोनॉमिक्स हमेशा से ही मैं आपको कहती हूँ कि इकोनॉमिक्स बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर आप उसे रट कर काम पढ़ेंगे, रट कर याद करेंगे तो कभी भी याद नहीं होगा, हमेशा गलतियाँ करेंगे। लेकिन अगर आप उसको समझ कर अपने ऊपर अपना कर याद करेंगे तो आप ज़रूर उसको अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और उसमें जितनी आप अच्छे से समझेंगे उतनी क्लैरिटी के साथ आप अपनी बात रख पाएंगे। इसलिए आप इकोनॉमिक्स को रटे मत, सिर्फ अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंडिंग ही इसका सबसे बड़ा कंसेप्ट क्लैरिटी का ऑप्शन है और आपको बहुत जल्दी याद भी होगा बिना रटे। और जिनको याद नहीं होता, कुछ लोगों को ये हमेशा से प्रॉब्लम रहती है कि उनको याद नहीं होता। तो याद ना होने का एक कारण ये भी होता है कि वो रट्टाफिकेशन करते हैं, जो आपको नहीं करना है। दूसरा, अगर आपको याद नहीं होता तो आप है ना कुछ कुछ पॉइंट्स लेकर और फिर आप याद करें, पॉइंट्स वाइज बनाएं, फ्लो चार्ट यूज़ करें और फिर अपनी बात को रखें। तो आपकी बात का जो एक एनालिसिस है वो पूरा प्रॉपर आएगा और प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा। तो आप ये कोशिश करें और उसके बाद जो याद हो जाए उसको अपने आप को सुनाएं और फिर एक अलग से कॉपी में उसको लिखते भी जाएं, तो आपको बहुत अच्छे से पूरा याद हो जाएगा। आप बताइएगा आपको ये जो तरीका बताया है याद करने का वो आपको सही लगा या नहीं लगा, या आपको कुछ इफ़ेक्ट पहुंचा, उस पर आपने कुछ, आपका प्रोग्रेस हुई कि नहीं हुई, या मुझे बताइएगा। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, व्यष्टि अर्थशास्त्र का, जिससे मैं आपको सामान्य और निम्न स्तरीय वस्तुओं के बारे में समझा रही थी। सामान्य और निम्न स्तरीय वस्तुएं क्या होती हैं ये मैं आपको समझाई थी। तो जो ये वस्तुएं हैं, सामान्य और निम्न स्तरीय वस्तु, इन्हें हम इन्हें हम आय के आधार पर मेजर करते हैं। मैं आपको बताया था, एक होती है कीमत के आधार पर। कीमत के आधार पर जो वस्तु होते हैं वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है प्रतिस्थापन वस्तुएं, या आप उसको कह सकते हैं स्थानापन्न वस्तुएं, और एक होती हैं पूरक वस्तुएं, या आप उसको ये कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी कह सकते हैं। स्थानापन्न वस्तु होती हैं जो एक की जगह दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी। अगर चाय की कीमतें बढ़ जाएं तो हम कॉफ़ी पीना शुरू कर देते हैं, उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं। और अगर हम पूरक वस्तुएं वो वस्तुएं हैं जिसमें हम एक के साथ एक को साथ में लेकर चलते हैं, जैसे कार और पेट्रोल, दोनों को साथ में यूज़ किया जाता है वांट सेटिस्फैक्शन के लिए। आज हम पढ़ेंगे अब आय के आधार पर 3 वस्तुएं होती हैं। एक होती है सामान्य वस्तु, एक होती है निम्न या घटिया वस्तु, और एक होती है गिफन वस्तुएं। ये होती हैं 3, हम पढ़ेंगे इनको आय के आधार पर। सामान्य वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जब आय हमारी बढ़ जाती है तो हम उन वस्तुओं का प्रयोग करना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, उन वस्तुओं को ज़्यादा खरीदते हैं, तो वो वस्तुएं सामान्य वस्तुएं कहलाती है। इस पे ज़्यादा इफेक्ट कीमत का नहीं बल्कि आय का पड़ता है। आय में कितना परिवर्तन हो रहा है ये ये डिसाइड करती हैं ये वस्तुएं, तब खरीदी जाती हैं। फिर दूसरी आई निम्न स्तरीय वस्तुएं, जिनको आप घटिया वस्तुएं भी कह सकते हो। ये तब होती है कि जब आपकी आय बढ़ जाती है, तब ऐसी वस्तु जो आपके काम नहीं आ रही वो आपके लिए निम्न स्तरीय हो जाती है। जैसे अगर आप 500 रुपये कमाते थे और आपकी आय हो गई 1000 रुपये, पहले आपके पास साइकिल थी और फिर आपने बाइक खरीद ली, तो अब आपकी जैसे आय बढ़ी 500 से 1000 हुई, तो आपने साइकिल को छोड़ दिया और क्या क्या यूज़ करना शुरू कर दिया, बाइक यूज़ करना शुरू कर दिया। तो जो साइकिल है वो आपके लिए निम्न स्तरीय हो गई, घटिया हो गई। अब आप साइकिल पर जाना पसंद नहीं करोगे क्योंकि आपके पास बाइक है। तीसरा है गिफन वस्तुएं। गिफन वस्तुएं एक अपवाद है मांग के नियम का भी। इस पर मांग का नियम लागू नहीं होता। मांग का नियम क्या कहता है कि कीमत के घटने पर मात्रा बढ़ जाती है और कीमत के बढ़ने पर मात्रा घट जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें
कीमत के बढ़ने पर मात्रा बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें आय का इफेक्ट होता है वो अधिक होता है कीमत के इफेक्ट की तुलना में और प्रतिस्थापन की तुलना में। देखिए, जो आय होती है पहले 500 से 1000 हुई थी, अब यहाँ 500 रुपये आपकी आय है और 500 से हो गई सीधा 5000 रुपये, तो आपकी आय कितनी बढ़ गई? 4500 रुपये। तो 4500 रुपये हो गए, तो अब आप साइकिल की तरफ देखोगे भी नहीं, वो घर में रखी थी, अब आप उसको बाहर कर दोगे कि कबाड़ी वाले को बेच दोगे कि ये साइकिल ले जा, मैं तो क्या अब बाइक ही लूँगा काम में। तो वो जो वस्तु है गिफन वस्तु, तो गिफन वस्तु में क्या होता है कि आय का प्रभाव अधिक होता है, आय का प्रभाव अधिक होता है कीमत के प्रभाव की और प्रतिस्थापन के प्रभाव की तुलना में। तो आय जब अधिक बढ़ती है तो हम जो वस्तु पहले की हमारे पास थी उसको हम तो बाहर कर देते हैं और उस वस्तु का यूज़ करने लग जाते हैं उसकी जगह पे जिसको हम काम में ले रहे थे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सामान्य वस्तुएं कौन सी होती हैं जिसमें आय के बढ़ने पर वस्तु की मात्रा भी बढ़ जाती है। निम्न वस्तुएं कौन सी होती हैं जिसमें आय के बढ़ने पर वस्तु की मात्रा कम हो जाती है पर हम उसका यूज़ करना कम करते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल बंद नहीं करते। लेकिन गिफन वस्तुओं में क्या होता है कि आय का प्रभाव इतना अधिक होता है कि हम उस वस्तुओं का प्रयोग है, जो दूसरी वस्तु खरीदी हमने उसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं और वो पहली वाली वस्तु को हम प्रयोग करना उसका बंद कर देते हैं, उसको बाहर कर देते हैं। आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि निम्न स्तरीय वस्तुओं और गिफन वस्तु में क्या फ़र्क है, देखिए सभी निम्न स्तरीय वस्तुएं गिफन वस्तुएं होती हैं, ये गलत है, लेकिन सभी गिफन वस्तुएं निम्न स्तरीय वस्तु होती हैं, ये बिल्कुल सही है। तो है ना, आपको ये समझना है कि जो निम्न स्तरीय वस्तु होती हैं गिफन वस्तुएं होती हैं कि नहीं होती हैं, उसलिए वो निम्न स्तरीय वस्तुएं गिफन वस्तुएं तब बनती हैं जब आय का प्रभाव सबसे अधिक होता है। अब एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे आपकी आय बढ़ी, पहले आप देसी घी और डालडा घी पहले आप डालडा घी लेकर आते थे, लेकिन जैसे ही आपकी आय बढ़ी आप डालडा घी के 2 डिब्बे लाते थे। आय बढ़ते ही आपने डालडा घी का तो 1 डिब्बा कर दिया और 1 डिब्बा देसी घी का कर दिया, लेकिन आप अभी भी डालडा घी काम में ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपकी आय 500 से 5000 हो गई, आपने डालडा घी को तो आउट कर दिया और सिर्फ क्या यूज़ करना शुरू कर दिया? देसी घी का यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ये 2 फर्क होते हैं इन दोनों में और मांग का नियम गिफन वस्तुओं पर लागू नहीं होता। से हम अब आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट, एक लाइन टू लाइन आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। मांग फलन उपभोक्ता की वस्तु के लिए मांग तथा उसकी कीमत के बीच का संबंध होता है। ये आपको बताया था। मांग फलन क्या बताता है? मांग को निर्धारित करने वाले तत्व और मांग के बीच में संबंध बताता है। मांग फलन आपने पढ़ा होगा, मांग फलन आपको आगे भी मैंने पढ़ाया होगा। पहले मैं आपको दोबारा यहाँ पे आज समझा देती हूँ कि मांग फलन क्या होता है। देखिए, ये डिमांड है। डिमांड क्या होता है? मांग किस किस का फलन होता है? एक है कीमत, वस्तु की कीमत, जो वस्तु आप खरीदने जा रहे हैं उसकी कीमत। फिर जो दूसरी वस्तु है उसकी कीमत। तीसरा उपभोक्ता की आय। चौथा भविष्य की प्रत्यक्ष आय। ठीक है। और तीसरा मौसम। चौथा जनसंख्या। ठीक है। और आपके फैशन और आपकी रुचि या आपकी पसंद, ये सब चीज़ें हमारी मांग को निर्धारित करती हैं। अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो आप उस वस्तु को नहीं खरीदोगे और अगर कम हो जाए तो उसकी ज़्यादा खरीदोगे। ऐसे ही अगर चाय की कीमतें बढ़ जाए तो आप चाय नहीं खरीदोगे, क्या खरीदोगे? कॉफ़ी खरीदोगे। अगर किसी उपभोक्ता की आय बढ़ जाए तो आप उस वस्तु को ज़्यादा खरीदोगे। अगर आपको पता चले, ई का मतलब क्या है? भविष्य की प्रत्यक्ष आय। अगर आपको पता चले कि ना भविष्य में प्याज की कीमतें कम होने वाली हैं तो आप आज नहीं खरीदोगे, और अगर आपको पता चले कि प्याज की कीमतें भविष्य में बढ़ने वाली है तो आप आज ही प्याज खरीद के रख लोगे। वेदर मतलब मौसम। मौसम का मतलब क्या होता है कि आज सर्दियाँ हैं, ठीक है, तो सर्दियों का मौसम है तो आप गर्म कपड़ों की मांग ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो ठंडे कपड़े हैं उनकी मांग कम हो जाएगी। ऐसे ही पॉपुलेशन, जनसंख्या, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे मांग ज़्यादा है और जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ पे मांग कम है। अगर किसी जनसंख्या में पुरुषों की संख्या ज़्यादा है जनसंख्या में, तो मेल्स के प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी किसी कंपैरिजन में वुमेंस के प्रोडक्ट के में। और अगर महिलाओं की जनसंख्या में संख्या ज़्यादा है तो कॉस्मेटिक्स की डिमांड ज़्यादा होगी किसी कंपैरिजन में मेल्स के कंपैरिजन में। ऐसे ही फैशन, जो चीज़ फैशन में उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, जो आउटडेटेड हो चुका है उसकी डिमांड नहीं होगी, और जो आपको पसंद है उसकी आप डिमांड ज़्यादा करोगे और जो नहीं पसंद है उसको आप डिमांड नहीं करोगे। तो ये सब तत्व हैं जो आपकी मांग को निर्धारित करते हैं, आपकी मांग को प्रभावित करते हैं।
इसे हम क्या कहते हैं, मांग फलन कहते हैं। उसमें से एक आपका निर्धारित तत्व है आय, उपभोक्ता की आय, तो उसी को लेकर ये वस्तुएं सामान्य, निम्न स्तरीय और गिफन वस्तुओं का कंसेप्ट बनाया गया है। किसी वस्तु को मांग तथा उसकी कीमत के बीच संबंध को अध्ययन के स्थल पर हम उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग तथा उपभोक्ता की आय के संबंध का भी अध्ययन कर सकते हैं। कि वस्तु आप खरीदोगे तो उपभोक्ता की आय से खरीदोगे, मतलब जब बढ़ेगी तब कितनी वस्तु खरीदते हो, तो वो जो डिसाइड करता है वो ये 3 वस्तुओं के बारे में डिसाइड करता है, सामान्य, निम्न स्तरीय, घटिया या फिर गिफन वस्तुएं। आपको घटिया वस्तु को निम्न स्तरीय रूप से भी याद करना है, क्योंकि निम्न स्तरीय जो है आपके बोर्ड के एग्जाम में निम्न स्तरीय लिखा आता है, घटिया वस्तु लिखा नहीं आता। इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स और गिफन गुड्स। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग बढ़ या घट सकती है और ये वस्तु के स्वरूप पर निर्भर करता है। अधिकतर वस्तु जिनका चयन उपभोक्ता करता है उसकी मात्रा में वृद्धि होती है। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तब वस्तु की मात्रा में कमी आती है। जब उपभोक्ता को आय में कमी आती है ऐसी वस्तुओं को सामान्य वस्तु कहते हैं। देखिए, अगर आय बढ़ जाएगी तो मात्रा बढ़ जाएगी वस्तु की, अगर आय कम हो जाएगी तो मात्रा कम हो जाएगी। एक नॉर्मल तरीके से जैसे वस्तु को रिएक्ट करना चाहिए उपभोक्ता की आय बढ़ने के लिए, वो वैसे कर रही है, तो इसलिए इन वस्तुओं को क्या नाम दिया, नॉर्मल गुड्स कहा या फिर सामान्य वस्तु कहा। अतः एक उपभोक्ता की मांग सामान्य वस्तु के लिए उसी दिशा में गति करती है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय, मतलब अगर बढ़ेगी तो वो भी बढ़ जाएगी, घटेगी तो वो भी घट जाएगी। मतलब अगर आय बढ़ेगी तो मात्रा बढ़ जाएगी, वो वस्तु आप ज़्यादा खरीदोगे, और अगर आय कम होगी तो वो वस्तु आप कम खरीदोगे। लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जिसके लिए मांग उपभोक्ता की आय के विपरीत दिशा में होती है, जैसे कि निम्न स्तरीय वस्तुएं। जैसे कि अगर उपभोक्ता की आय बढ़ गई तो उस वस्तु की मांग क्या होगी, उपभोक्ता के लिए घट जाएगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था साइकिल का, मैंने आपको एग्जांपल दिया था डालडा घी का। पहले आप डालडा घी के 2 डब्बे ला रहे थे, लेकिन जैसे आपकी आय बढ़ गई तो आपने डालडा घी का तो 1 डब्बा कर दिया और 1 डब्बा किसका ले आए, आप देसी घी का ले आए। तो ये अपोजिट बता रहा है। देखिए कैसे, पहले वाले में क्या थी कि आय बढ़ी तो मात्रा भी बढ़ गई, और आय घटी तो मात्रा भी घट गई। तो इन दोनों का संबंध कैसा है, धनात्मक संबंध है, एक साथ एक ही दिशा में जा रहे हैं। एरो का डायरेक्शन देखिए, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इन एरो का डायरेक्शन देखिए, ये दोनों एरो एक ही दिशा में जा रहे हैं। जब एक ही दिशा में जाते हैं तो हमेशा संबंध कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। ये कौन सी वस्तुएं, ये होती हैं अपनी सामान्य वस्तुएं। फिर दूसरी वस्तुएं कौन सी आई अपनी, निम्न स्तरीय वस्तुएं। इसमें क्या बताया उसने, देखिए इसमें उसने बताया कि अगर आय बढ़ जाती है तो वस्तु की मात्रा घट जाती है, और अगर आय घट जाती है तो वस्तु की मात्रा बढ़ जाती है। दोनों के बीच में कैसा संबंध है, ऋणात्मक संबंध है, नेगेटिव संबंध है। क्यों, क्योंकि देखिए आप एरो देखिए अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इन्वर्स रिलेशनशिप आता है। तो ऐसी वस्तुएं कौन सी हुई, घटिया वस्तु या फिर निम्न स्तरीय वस्तु के नहीं। देखिए अगर आय बढ़ गई तो आप पहले क्या लेकर आ रहे थे, डालडा घी के कितने डब्बे, 2 डब्बे, आप कितने हो गए, 1 डिब्बा, और 1 डिब्बा किसका हो गया, देसी घी का, तो मात्रा घट गई। और ऐसे आय घट गई तो आपने डालडा घी के 2 डब्बे लाने लगे, आपने देसी घी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपने उसको नहीं खरीदा। तो ये इसको क्या कहते हैं, निम्न स्तरीय वस्तुएं कहते हैं। तो दोनों के बीच में कैसा संबंध है, ऋणात्मक, विपरीत या इन्वर्स रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप पाया गया। जिस दिशा में उपभोक्ता की आय, लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिनके लिए मांग उपभोक्ता की आय के विपरीत दिशा में जाती है, ऐसी वस्तु को निम्न स्तरीय वस्तु कहा जाता है। उपभोक्ता को आय जैसे जैसे बढ़ती है निम्न स्तरीय वस्तु के लिए मांग घटती जाती है, और आय जैसे जैसे घटती है निम्न स्तरीय वस्तु की मांग बढ़ जाती है। निम्न स्तरीय वस्तु के उदाहरण है जैसे निम्न स्तरीय खाद्य पदार्थ, मोटे अनाज। ठीक है, मोटा अनाज का कंसेप्ट लिया गया, ये पुराना लिया गया है, यूके से ये कंसेप्ट लाया गया था, और इसमें मोटे अनाज पे ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है। और गिफन वस्तु का जो कंसेप्ट है इसको हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको उसके बारे में आगे बताऊंगी। कुछ ऐसी वस्तुएं किसी उपभोक्ता के लिए आय के कुछ स्तरों पर सामान्य वस्तुएं हो सकती हैं तथा अन्य स्तरों पर निम्न स्तरीय वस्तु हो सकती है। उपभोक्ता की आय यदि अत्यंत नीचे के स्तर पर है तो उसकी आय के बढ़ने पर निम्न कोटि के खाद्यों के लिए उसकी मांग बढ़ जाएगी। लेकिन एक स्तर के बाद उपभोक्ता की आय यदि बढ़ जाती है तो खाद्यान्नों के लिए उसकी मांग घट जाएगी। मतलब अगर उसकी आय
पहले 100 रुपये है, अगर उसकी आय 100 रुपये है तो जैसे उसकी आय 500 रुपये हुई तो वो क्या करेगा कि एक निम्न स्तरीय वस्तु खरीदेगा। लेकिन अगर 500 से 5000 हो गई तो क्या करेगा, वो जो निम्न स्तरीय वस्तु है उसके लिए उसकी आय जो है वो अपने आप ही उसकी जो मांग है वो घट जाएगी उस वस्तु के लिए और वो दूसरी वस्तु खरीदना शुरू कर देगा। तो एक पॉइंट के बाद जो सामान्य वस्तु से हम निम्न स्तरीय वस्तु पर आ रहे हैं, एक पॉइंट के बाद फिर वो हम दोनों वस्तुएं छोड़ देते हैं, कौन सी वस्तुओं पे आ जाते हैं, हम गिवन वस्तु पे आ जाते हैं। ये इसका कहना है। अब इससे पहले मैंने आपको बताया था कीमत के आधार पर दो तरीके की वस्तुएं बताई हैं, स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी वस्तु होती हैं, जब एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जाता है उसे हम स्थानापन्न वस्तुएं या प्रतिस्थापन वस्तुएं भी कहते हैं। जैसे चाय और कॉफ़ी। अगर चाय की कीमतें बढ़ गई तो आप चाय पीने की आदत है तो आप क्या करोगे, कॉफ़ी पीना शुरू कर दोगे, चाय नहीं खरीदोगे, कम खरीदोगे। ठीक है। और अगर आपको स्प्राइट या कोको कोला पसंद है और आपको पता चला कि कोको कोला के प्राइजेस बढ़ गए तो आप स्प्राइट पी लोगे, कोको कोला छोड़ दोगे। तो एक जैसी वस्तुएं हैं, उनमें हमने दोनों क्या, एक ठंडे का उदाहरण दिया मैंने आपको, एक गर्म का उदाहरण दिया। तो दोनों वस्तुएं आपको वही सेटिस्फेक्शन दे रही हैं, वही आपकी मांग को पूरा कर रही हैं। तो दोनों वस्तुओं को हमने एक की जगह दूसरे का इस्तेमाल कर लिया, आपकी मांग भी पूरी हो गई, आपको सेटिस्फेक्शन भी मिल गया। तो वो होती हैं स्थानापन्न वस्तुएं। और पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं, जब हम दोनों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो वो कौन सी कहलाएंगी, पूरक वस्तुएं। दोनों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। जैसे कार और पेट्रोल। अभी पेट्रोल महंगा हो गया तो लोग कार की डिमांड करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन अगर पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो लोग गाड़ियों की, ऑटोमोबाइल्स की मांग अभी अपने आप ही क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दोनों वस्तुएं जो एक साथ यूज़ आती हैं, आप क्लास में बैठते, क्लास में बोर्ड है और वाइट बोर्ड और मार्कर है, दोनों एक साथ डिमांड होंगी। ये थोड़ा ना कि आप मार्कर यूज़ करोगे और वाइट बोर्ड है आपका तो वाइट बोर्ड और मार्कर दोनों एक साथ, पेन और कॉपी एक साथ। तो ये ऐसी वस्तुएं जो एक साथ प्रयोग ली जाती है उसको हम पूरक वस्तुएं कहते हैं। हम उपभोक्ता द्वारा चुने जाने वाली वस्तुओं की मात्रा तथा किसी संबंध वस्तु की कीमत के बीच में संबंध बताते हैं। अब इसमें क्या है, आपको मैंने मांग फलन पढ़ाया था, उसमें एक था पी और एक था पी वाई। पी वाई मतलब दूसरी वस्तु की कीमत। तो अब इसमें क्या होगा, चलिए पहले पढ़ते हैं फिर आगे मैं आपको समझाती हूँ। का भी अध्ययन करेंगे। एक वस्तु की मात्रा जिसका चयन उपभोक्ता करता है, जिसके संबंध वस्तु के मूल्य में वृद्धि के साथ बढ़ सकती है अथवा घट सकती है। ऐसे होने पर निर्भर करता है कि दोनों वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं तथा एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है। तो एक कौन सी है, स्थानापन्न है, और एक पूरक है। जिन वस्तुओं के साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें हम पूरक वस्तुएं कहते हैं। इसका उदाहरण है चाय और चीनी, जूते और जुराब, कलम तथा शाई आदि। क्योंकि चाय तथा चीनी एक साथ उपयोग में लाए जाते हैं, संभव है कि चीनी की कीमत में वृद्धि चाय के लिए मांग घटाएगी तथा चीनी की कीमत में गिरावट असंभवतः मांग को बढ़ाएगी। अन्य पूरकों के साथ को ऐसा ही होता है। सामान्यतः किसी वस्तु के लिए मांग की गति उसकी पूरक वस्तुओं की कीमत के विपरीत दिशा में होती है। देखिए कैसे, अब मैं आपको दोनों एक साथ समझा देती हूँ। सबसे पहले हम स्थानापन्न वस्तुओं की बात करते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी। अब आपने लिया, कीमत ली किसकी, चाय की, और मात्रा ली किसकी, कॉफ़ी की। अब चाय की कीमत बढ़ गई तो आप चाय की मांग करोगे क्या, नहीं करोगे, कम हो जाएगी, क्योंकि मांग का नियम कहता है कीमत के बढ़ने पर मात्रा कम हो जाती है। लेकिन इसकी कीमत में तो कोई फ़र्क नहीं है, तो इसका मतलब ये सस्ती हो गई इसके मुकाबले। तो आप इसकी तुलना में क्या खरीदोगे, चाय की जगह कॉफ़ी। तो किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, कॉफ़ी की मात्रा बढ़ जाएगी। तो अगर हम देखें तो संबंध किसके बीच में देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में देख रहे हैं। तो कीमत किसकी बढ़ी, चाय की कीमत बढ़ने से मात्रा किसकी बढ़ी, कॉफ़ी की मात्रा बढ़ गई। तो ये वस्तुएं कौन सी वस्तुएं कहलाती हैं, ये वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं कि हमने चाय की जगह किसका प्रयोग करना शुरू कर दिया, कॉफ़ी का प्रयोग करना शुरू कर दिया। देखिए अब दोनों एरो जो हैं वो एक ही दिशा में जा रहे हैं, ये पीटी का और ये क्यूडीसी का, ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कौन सा संबंध पाया गया, इसमें धनात्मक संबंध पाया गया। मतलब इनमें जो मांग की लोच जो हम आगे पढ़ेंगे वो कैसी है, वो धनात्मक है। और इसमें मांग जो संबंध पाया गया वो भी कैसा पाया गया, धनात्मक पाया गया। एक के बढ़ने पर एक की कीमत के बढ़ने पर दूसरे की मात्रा बढ़ गई। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा,
इसका डायग्राम भी कैसा बनेगा, धनात्मक। और मैंने आपको बताया जब एरो एक ही दिशा में जाते हैं तो जो स्लोप बनता है मांग वक्र का वो ऊपर की तरफ जाता हुआ बनता है, सीधा बनता है। ये देखिए यहाँ आपने ली कीमत किसकी, चाय की, और यहाँ पे कीमत किसकी, कॉफ़ी की। ठीक है, अब चाय की कीमत कितनी थी, P1, चाय की कीमत थी 10, तो आप कितनी खरीदे थे, 30। और जैसे ही चाय की कीमत हो गई 30, तो आपने क्या कर दिया, चाय खरीदना कम कर दिया, कितना कर दिया, 10। तो कीमत, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुकिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए अब हम चाय कितना खरीदे थे, 10। ठीक है, चाय की कीमत थी 10, तो हम कॉफ़ी भी खरीदे थे 20। ठीक है, और जैसे चाय की कीमत हो गई 30, तो मैंने कॉफ़ी की मात्रा कितनी कर दी, 50। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाय की कीमत के बढ़ने पर मात्रा किसकी बढ़ गई, कॉफ़ी की बढ़ गई। इसलिए यहाँ पर हम एक की कीमत लेंगे और दूसरे पर दूसरी वस्तु की मात्रा लेंगे। आपको मैं दोबारा इस डायग्राम को समझा देती हूँ एक बार, जिससे कि कन्फ्यूजन नहीं हो। देखिए ये आपने लिया OX OY, OY पे लिया चाय की कीमत और OX पे लिया कॉफ़ी की मात्रा। अब चाय की कीमत और कॉफ़ी की मात्रा एक ही दिशा में, तो पॉजिटिव बनेगा। चाय की कीमत थी 10 रुपये, तो हम कॉफ़ी कितनी खरीद रहे थे, 5। और जैसे ही चाय की कीमत कितनी हो गई बढ़कर 30 रुपये, तो हमने कॉफ़ी कितनी कर दी, 50। तो इसका मतलब चाय की कीमत के बढ़ने पर मात्रा किसकी बढ़ी, कॉफ़ी की मात्रा बढ़ गई। इसे हम कौन सी वस्तुएं कहेंगे, इसे हम स्थानापन्न वस्तुएं कहेंगे। अब बारी है किसकी, पूरक वस्तुओं की। अब पूरक वस्तुएं कौन सी वस्तु होती हैं, पूरक वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग एक साथ किया जाता है। फिर हमने ली कीमत, ली किसकी, पेट्रोल की, और मात्रा किसकी ली हमने, कार की। अब कीमत बढ़ गई किसकी, पेट्रोल की, तो मात्रा किसकी कम हो जाएगी, कार की। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम इसको एक साथ प्रयोग में लेते हैं। कैसे, देखो कीमत किसकी है, पेट्रोल की है, बढ़ गए पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो आप पेट्रोल ज़्यादा खरीदोगे, कम कम खरीदोगे। तो फिर अगर आप कम खरीदोगे तो गाड़ी तो आप ऑब्वियस है कम खरीदोगे। क्यों, क्योंकि पेट्रोल से चलेगी गाड़ी। तो इन दोनों के बीच में, ये दोनों देखिए आप, इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, ऋणात्मक संबंध है। एक दोनों के एरो क्या है, अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। ठीक है, तो कैसा संबंध है, विपरीत संबंध पाया जाता है दोनों के बीच में, पेट्रोल की कीमत और कार की मात्रा के बीच में। और जब विपरीत संबंध होता है तो हम डायग्राम कैसा बनाते हैं, हमेशा ऋणात्मक ढाल का बनाते हैं, मतलब नेगेटिवली स्लोप बनाते हैं। कैसे, देखिए ये यहाँ पे आपने कीमत की किसकी, कार पेट्रोल की, और यहाँ पे मात्रा किसकी ली, गाड़ी की। अब अगर आपका पेट्रोल है 10 रुपये, तो आप 5 कार खरीद रहे हो, और जैसे ही पेट्रोल की कीमत हो गई 100 रुपये, तो आपने कार को कितना कर दिया, देखिए एक मिनट को, जैसे ही आपकी मात्रा हो गई कितनी, 100 रुपये, तो आपने गाड़ी कितनी कर दी, 2 कर दी। तो कीमत 10 रुपये थी पहले, तो कितनी खरीदे थे, 5। अब 100 रुपये है तो कितनी खरीद रहे हो, 2। तो अब कीमत के बढ़ने पर मात्रा क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि दोनों का प्रयोग एक साथ किया जाता है। तो इसलिए इसे कौन सी वस्तुएं कहते हैं अपन, इसे हम पूरक वस्तुएं कहते हैं, जिनका प्रयोग एक साथ किया जाता है। पूरक के विपरीत चाय व कॉफ़ी जैसे वस्तुओं के एक साथ उपयोग लिया जाता है। वास्तव में वे एक दूसरे के लिए स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, क्योंकि चाय कॉफ़ी की स्थानापन्न है, यह आपको मैंने बता दिया था। अतः यदि कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता चाय की ओर जा सकता है, और इस प्रकार चाय का उपभोग संभवतः अधिक हो सकता है। दूसरी ओर यदि कॉफ़ी की कीमत घटती है तो चाय का उपभोग संभवतः नीचे जा सकता है। साधारणतः किसी वस्तु की मांग उसके स्थानापन्न वस्तु की कीमत की दिशा में गति करती है। वही मतलब है जो मैंने आपको समझाया कि स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी हुई, जब कीमत के घटने पर, किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। और पूरक वस्तुएं जब एक की कीमत के बढ़ने पर दूसरे की मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वो पूरक वस्तुएं होती हैं, और एक होती है स्थानापन्न वस्तुएं। अब मांग वक्र में शिफ्ट,
इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अभी हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि हमने वस्तुओं को बांटा। तो वस्तुओं को हमने बांटा, एक तो बांटा कीमत के आधार पर और एक बांटा हमने आय के आधार पर। कीमत के आधार पर दो वस्तुएं ली, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं? अगर दूसरे वस्तु की कीमत में कोई बदलाव आता है तो उससे पहली वस्तु की मांग में क्या बदलाव आता है वो बताती है। तो यहाँ पर स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी हुई? अगर ऐसी वस्तुएं जो एक ही जगह दूसरे का प्रयोग करता है वो वस्तुएं कौन सी हुई? स्थानापन्न। और पूरक वस्तुएं कौन सी हुई? कि जिसमें एक साथ दोनों वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे कार और पेट्रोल। ठीक है। और स्थानापन्न वस्तुएं चाय और कॉफी। दोनों का डायग्राम आपको बता दिया। फिर नेक्स्ट हुई है आपकी आय के आधार पर तीन होती है, सामान्य, निम्न स्तरीय और गिफिन। इसमें गिफिन वस्तु शायद आगे बताई होंगी, तो मैंने आपको गिफिन वस्तु समझा दी है। सामान्य वस्तुएं कौन सी हुई? आय के बढ़ने पर जिसकी मात्रा बढ़ जाती है और आय के घटने पर जिसकी मात्रा कम हो जाती है। निम्न स्तरीय वस्तुएं कौन सी हुई? जिसमें आय के जरा सा परिवर्तन होने पर उसकी मात्रा में कमी आ जाती है, या आय के कम होने पर उसकी मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, विपरीत संबंध पाया जाता है। और गिफिन वस्तुएं कौन सी होती है? जिसमें आय में अधिक परिवर्तन होता है निम्न स्तरीय वस्तु से भी, तब उसकी मात्रा को हम दूसरे की वस्तु की मात्रा को बढ़ा देते हैं और पहली वस्तु की मात्रा को बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो वो कौन सी है? गिफिन वस्तु, जिसके ऊपर मांग का नियम लागू नहीं होता है। हर निम्न स्तरीय वस्तु गिफिन वस्तु नहीं होती, लेकिन हर गिफिन वस्तु निम्न स्तरीय वस्तु होती हैं। इसका क्या मतलब है? कि निम्न स्तरीय वस्तु गिफिन वस्तु तभी बनेगी जब आय का प्रभाव ज़्यादा होगा किसकी तुलना में? निम्न स्तरीय वस्तु की तुलना में। जैसे पहले वाले में हमने पढ़ा था 100 से 500 बड़ी थी, लेकिन अगले वाले एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था 500 से 5000, तो 4500 रुपये का फर्क पड़ा था। तो वो कौन सी वस्तु बन गई अपने आप? गिफिन वस्तु। और 100 से 500 वाली कौन सी आएगी अपने आप ही? वो आ जाएगी उसमें निम्न स्तरीय या घटिया वस्तुओं में। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीचे मेंशन कर दीजिए। कोशिश मैंने आज पूरी करी है, बहुत दिनों बाद फिर से ट्राई किया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ इकोनॉमिक्स को इजी बनाना है, इजी कंसेप्ट में आप तक पहुँचाना है। बाकी बस यही है कि अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो बच्चों के पास इकोनॉमिक्स नहीं है, जिन बच्चों के पास टीचर्स अवेलेबल नहीं है, उन तक ये पहुंच जाए और वो इससे अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकें। अगर आपको कोई भी इशू है तो बताइएगा, और कोई अगर अलग से कोई कंसेप्ट समझना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।